दिनेश मिश्रा जी ऑल्टो हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसके निदेशक थे। राजस्थान में ड्रग इंस्पेक्शन में पाया गया कि उनकी टैबलेट सिप्रोलिन 500 नकली है, वो गुणवत्ताओं पे खरी नहीं उतर पाई और इसके चलते वो और उनकी कंपनी दोषी पाई गई। रिकॉर्ड ना देकर जानकारी छुपाने पर 1 साल की जेल या 1 लाख तक का जुर्माना है। लेकिन क्या हुआ? नीतीश बाबू के मंत्री, नरेंद्र मोदी जी के चहेते एक ऐसे व्यक्ति का क्या 9 लोगों को दोषी ठहराया और अदालत ने उन्हें जेल भेजने के बजाय प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 के अंतर्गत एक प्रोबेशन ऑफिसर उनके ऊपर रख दिया। कोई निगरानी करेगा उनकी। सुधार की संभावना जब होती है तो जेल नहीं भेजा जाता, एक व्यक्ति उनकी निगरानी करेगा। जुर्माना लगा दिया गया 20-20 हजार रुपए का और उसके बाद एक ऑफिसर रख दिया गया कि ये निगरानी करेगा और इस अवधि में वो कोई अपराध नहीं। बिल्कुल सही कहा। बिहार की खबरें पढ़ो तो वाकई में रूह कांप जाती है और समझ में नहीं आता कि आधी आबादी के साथ, कारोबारियों के साथ, बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ हो क्या रहा है बिहार में। और उस पर अभी मैं डिटेल में जरूर बात करूंगी, आंकड़ों के साथ बात करूंगी, क्योंकि बिना आंकड़ों के हवा हवाई बात करने की ना हमारी आदत है और ना हम लोग तोहमत लगाते हैं। लेकिन आज एक और बड़ा मुद्दा है जो कि दिखा रहा है कि बिहार में हो क्या रहा है। सत्ता में जो काबिज हैं उन्होंने मर्यादा की, उन्होंने नैतिकता की, उन्होंने सार्वजनिक जीवन में लोक लाज की धज्जियां उड़ा दी। और मैं बिल्कुल बात कर रही हूं एक ऐसे मामले की जो ना सिर्फ गैर कानूनी है लेकिन मर्यादा के तार तार करता है, और वो मामला है बिहार के नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा और नकली दवा सप्लाई करने के आरोप में, जहां पर वो दोषी पाए गए हैं। एक मंत्री है बिहार की सरकार में जो शहर का विकास करते हैं वो, लेकिन नकली दवाइयां बना रहे हैं। और नकली दवाई का मतलब है कि आप लोगों के स्वास्थ्य के साथ, परिजनों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और आप पर आरोप नहीं है, आप दोषी पाए गए हैं। और एक जमाना था जब जब आरोप लग जाता था तो आरोपी तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देता था, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में मर्यादा, नैतिकता और लोक लाज, लोक शर्म से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं होता। आज बेधड़क बेखौफ जीवेश मिश्रा जी जो हैं वो मंत्री बने हुए हैं, उनको पूरा पूरा संरक्षण तथा कथित करप्ट डबल इंजन की सरकार दे रही है और वो निडरता से मंत्री बने हुए हैं। कोई लोक लाज नहीं है, कोई शर्म नहीं है कि आपकी हो सकता है जो नकली दवाइयां थी उससे लोगों की मौत हो गई। और मैं थोड़ा सा रिवाइंड करके इस पूरे मामले की हल्की सी पृष्ठभूमि रख देती हूँ आपके सामने, क्योंकि ये वीडियो तमाम, ये प्रेस वार्ता तमाम वो लोग देखेंगे जो डे टू डे आपकी तरह फॉलो नहीं कर रहे हैं। जीवेश मिश्रा जी ऑल्टो हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसके निदेशक थे। राजस्थान में ड्रग इंस्पेक्शन में पाया गया कि उनकी टैबलेट सिप्रोलिन 500 नकली है, वो गुणवत्ताओं पे खरी नहीं उतर पाई और इसके चलते वो और उनकी कंपनी दोषी पाई गई। आपकी जानकारी के लिए जिन धाराएं उनके ऊपर लगाई गई है उनका जरा सा विवरण कर देते हैं। धारा 16(1) बताती है कि अगर दूसरी सूची में गुणवत्ता पाई ना जाए तो ड्रग नकली मानी जाएगी। धारा 17 बताती है कि नकली ड्रग का मतलब ये होता है कि अगर कोई चर्चित ड्रग है उसका नाम चुराकर या उस तरह की बनाकर बिना मानक पे खरे उतरे कोई ड्रग बेच रहा है वो नकली है। धारा 18 बताती है कि निर्माण और बिक्री पर रोक कैसे होती है। कोई भी व्यक्ति ऐसी दवा नहीं बेच सकता जो जिसकी गुणवत्ता ठीक ना हो, जो नकली हो या जो गलत ब्रांडिंग से बेची जा रही है। और इस सब पर वो दोषी पाए जा रहे हैं। असलियत यह है कि इन सब पर दोषी पाए जाने के बाद जिस तरह की सजा उनको हो सकती थी, वो 1 साल से 3 साल के लिए जेल जा सकते थे, 20,000 का उन पर जुर्माना लग सकता था। अन्य धाराओं में वो 3 महीने से 1 साल तक जेल जा सकते थे, वहां पर भी आर्थिक जुर्माना था। जानकारी नहीं देने पर अलग से सजा है। रिकॉर्ड ना देकर जानकारी छुपाने पर 1 साल की जेल या 1 लाख तक का जुर्माना है। लेकिन क्या हुआ? नीतीश बाबू के मंत्री, नरेंद्र मोदी जी के चहेते एक ऐसे व्यक्ति का क्या हुआ? क्या उनको सजा मिली? आपको सुनकर आश्चर्य होगा और यह अगला सवाल जरूर उठेगा कि अगर आपके किसी व्यक्ति से ऐसा हुआ होता तो वो क्या करते?
राजस्थान की अदालत ने जीवेश मिश्रा सहित 9 लोगों को दोषी ठहराया और अदालत ने उन्हें जेल भेजने के बजाय प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 के अंतर्गत एक प्रोबेशन ऑफिसर उनके ऊपर रख दिया। कोई निगरानी करेगा उनकी। सुधार की संभावना जब होती है तो जेल नहीं भेजा जाता, एक व्यक्ति उनकी निगरानी करेगा। जुर्माना लगा दिया गया 20-20 हजार रुपए का और उसके बाद एक ऑफिसर रख दिया गया कि ये निगरानी करेगा और इस अवधि में वो कोई अपराध नहीं कर सकेगा। ये समाज सेवी ऑफिसर कौन है? ये बहुत बड़ा सवाल अभी उठेगा और हम उठाएंगे। लेकिन इस सब में सवाल यह है कि इसका मानवीय पक्ष कहां है, इसका मर्यादा कहां है, इसकी नैतिकता कहां है? अब चीफ मिनिस्टर जी कितना इस मामले को अब समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, ये मैं आपके विवेक पर छोड़ देती हूं, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहती हूं। लेकिन बाकी लोग तो समझ ही रहे हैं कि मंत्री जी ने क्या किया और वो बेखौफ मंत्री बने हुए हैं। आप मुझे बताइए, अगर आपके किसी जानने वाले की कंपनी में नकली दवाइयों के मामला पकड़ा जाता और दोषी सिद्ध होता तो ऐसे ही छोड़ दिया जाता प्रोबेशन ऑफिसर डालकर, वो ऐसे ही अपने पद प्रतिष्ठा पर बैठा रहता। किसी की जान से व्यापार करना कहां तक उचित है? और क्योंकि वो मंत्री है, क्या इसलिए वो कानून से ऊपर है? जिन परिजनों ने दवा ली, जिनके घर वालों को इससे नुकसान हो गया और संभवतः किसी की जान चली गई, उसका उत्तरदायी, उसको उत्तर कौन देगा? उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? हमारी इस मंच से कुछ मांगे हैं और हमारी पहली मांग है कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति की जवाबदेही ज्यादा तय होनी चाहिए और ऐसे व्यक्ति को मंत्री पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार तो बिल्कुल नहीं है। अगर आप दोषी पा लिए गए, आप नैतिकता से उस पर नहीं रह सकते। असलियत ये थी कि अगर 1 से 3 साल में आपको 2 साल से ज्यादा की सजा होती तो आप सार्वजनिक जीवन से ही बाहर हो गए। अपनी पीठ थपथपाती है। अभी जब मैं बोल रही हूं तो मुझे ये संज्ञान में ला रहे हैं कि आज बीती हुई रात को पटना में किराना कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पटना बिहार की राजधानी है और पटना की सड़कों पर गोलियां ऐसे चल रही हैं जैसे बच्चे कॉल ऑफ ड्यूटी गेम खेल रहे हो वीडियो पे। ये कैसे स्वीकार्य है और ये कैसे माना जा सकता है? और सुशासन की जो बात करते हैं वो बताएं कि बिहार जो है वो अपराध और रक्त रंजन से क्यों भर चुका है। सीधी बात यह है। आप लोगों के सवाल का इन 2 मुद्दों पर मैं स्वागत करती हूँ। जीवेश मिश्रा जी का दोषी पाए जाना और पूरी बेशर्मी से उनका मंत्री बने रहना और जो रक्त रंजन बिहार में हो रहा है, आप लोगों के ऊपर क्या बीतती है मैं ये सोच सकती हूँ। क्योंकि जब हम दिल्ली या कहीं और रहते हैं और लगातार ये सिलसिला जारी है खबरों का, तो जरूर लगता है हो क्या रहा है बिहार। एक सवाल था कि अभी आपने जीवेश मिश्रा जी की जो नकली दवाई बनाने के ऊपर आपने आरोप लगाया, आपने अपनी बात स्टार्ट करने से पहले आपने बोला कि आपने आप लोग जो है आंकड़ों पे बात करते हैं। क्या आपके पास आंकड़े हैं कि उनकी दवाइयों से कितने लोग प्रभावित हुए, कितने लोगों की मृत्यु हुई है? मेरे पास ये आंकड़ा नहीं कितने लोग प्रभावित हुए हैं, लेकिन अगर कोर्ट ने उनको दोषी पाया है, ये सवाल तो देखिए तभी उठ जाता जब वो आरोपी थे। अगर पहले की सरकारें होती और पहले की मर्यादा होती जो सार्वजनिक जीवन में 2014 से पहले होती थी, तो जरूर उनका इस्तीफा ले लिया गया आरोप लगने पर। अगर आप सार्वजनिक जीवन पर हैं तो आपके ऊपर अगर लांछन लगेगा तो आप अपने आप को उस पद से हटा लेते हैं जिससे कि प्रक्रिया पूरी है। तो दोषी पाए गए 9 लोगों के साथ, कोर्ट ने दोषी पाया है, नकली दवाइयों का दोषी पाया है। नकली दवाई खाकर क्या होता है इसका सब आप लोग परिणाम जानते हैं। कोर्ट ने दोषी पाया है, कोर्ट ने प्रोबेशन ऑफिसर उनको दे दिया है। मंत्री के दोनों परिणामों के साथ राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा एम्बुलेंस के साथ 1990 के दशक के याद दिलवाया गया या स्कूटी पर जा रहे महिलाओं के साथ हाजीपुर रोड के साथ हुडन किया गया, हुडन की आवाज आई। तो ये महागठबंधन की सरकार 2025 की बात होगी, इस चुनाव की बात होगी, बिहार में जो बेटियों के साथ हो रहा है उसकी बात होगी। और इसलिए होगी क्योंकि बिहार में आंकड़े चीख चीख कर एक तस्वीर बता रहे हैं। बिहार में महिला अपराध के जो आंकड़े हैं उसमें कुल 2,21,729 महिलाएं जघन्य अपराध की भेंट चढ़ी है। अदालत में जो मामले निलंबित है वो 98% है। मेरा अपना मानना है कहीं पर भी महिला हो, उनकी रैली में हो, हमारी रैली में हो, सड़क पे हो, संस्था में काम करती हो, महिला सुरक्षा सर्वप्रथम है, उसको प्रायोरिटी बनानी चाहिए। मेरी सार्वजनिक जीवन में हर कार्यकर्ता से, हर व्यक्ति से अपील है, देश की आधी आबादी को सुरक्षित बनाने का काम सिर्फ आधी आबादी नहीं कर सकती है, आपको भी उतना ही करना पड़ेगा। अगर कोई ऐसी घटनाएं हुई हैं
तो बिल्कुल गलत है, नहीं होनी चाहिए। लेकिन आंकड़े जो बिहार की तस्वीर बता रहे हैं, और सवाल सत्ता से पूछना हम कब शुरू करेंगे? जब सत्ता से सवाल पूछो तो प्रत्युत्तर जरूर आता है, जवाबदेही तय नहीं होती। सत्ता आपके पास है, संसाधन आपके पास है, पुलिस आपके पास है, प्रशासन आपके पास है, अस्पताल आप चला रहे हैं और बेटियां 8-8 घंटे अस्पताल के बाहर दम तोड़ रही है। प्रशासन और पुलिस आपके पास है, दामाद जी का कुत्ता ढूंढ लिया जाएगा, लेकिन बेटी को न्याय नहीं मिलता। इसलिए सत्ता से सवाल, जब चुनाव के मुहाने पर आज हम आए हैं तो सत्ता को कटघरे में खड़ा करके सवाल पूछना जरूरी है। आपने बेटी की बात कर रही है, मुजफ्फरपुर वाली जो पीड़िता थी, लेकिन एक समय था जब शुरुआत में कांग्रेस उस आवाज को काफी ज्यादा बुलंद की थी, लेकिन अब धीरे-धीरे कांग्रेस भी शांत हो गई। मुझे नहीं लगता हम शांत हो गए। मुझे लगता है कि दो पहलू होते हैं किसी भी चीज के। किसी भी पीड़ित परिवार को आप सिर्फ पीड़ित परिवार बनाकर उसके बारे में चर्चा नहीं करते। जो संवेदनशील लोग होते हैं वो ये भी समझते हैं कि वो पीड़ित परिवार, उसमें पिता है, उसमें माँ है, उसमें भाई है, उसमें संभवतः और बहनें होंगी, वो कितनी दहशत में है ये समझना भी जरूरी है। और संवेदनशीलता से हो सकता है बात थोड़ी धीमे स्वर में की जाती हो, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। आप बिहार की बात कर रहे हैं, इसकी चर्चा दिल्ली और महाराष्ट्र तक। मैं मुंबई में थी हफ्ते भर पहले, और जब वहां पर महिलाओं की बात शुरू हुई तो लोगों ने इस बात का जिक्र किया, और मैं इस बात को कतई स्वीकार नहीं कर सकती हूँ कि एक बच्ची का पहले रेप होता है, उसके ऊपर जानलेवा हमला किए जाते हैं, एक बार नहीं 20 बार, उसको घंटों तक पटना नहीं लाया जाता है। और आपको पता है क्यों नहीं लाया गया? यहाँ पर मान्यवर की रैली थी, और उसके बाद वो अस्पताल के बाहर 8 घंटे एम्बुलेंस में रहती है। आप लोगों ने न्याय, कोई और सवाल पूछेगा क्या? न्याय दिलाने की बात की थी, क्या उनके परिवार को न्याय मिला? राजद के कार्यकर्ताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि बुरा बॉल साफ करो, ये वो माननीय विधायक जिसे आप उस गठबंधन में, मुझे ऐसा लगता है किसी ने अगर ऐसा कुछ कहा हुआ, ये सब बेकार की बातें हैं। 2025 में चुनाव के मुद्दे पूरी तरह से तय हैं, और चुनाव का मुद्दा है बिहार की जो बदहाली हुई है, चुनाव का मुद्दा है बिहार में रक्तरंजन, चुनाव का मुद्दा है बिहार में जिस तरह का भ्रष्टाचार बढ़ा है, और चुनाव का एक बहुत बड़ा मुद्दा ये भी है कि क्या यहाँ के मुख्यमंत्री जी उसका संज्ञान लेने की अवस्था में है, उस पर कुछ करने की अवस्था में है या नहीं। आनंद मोहन जो थे वो सांसद हुआ करते थे बिहार के। आनंद मोहन की रिहाई होगी, ठीक है। बिहार सरकार ने जेल मैनुअल में संशोधन करके आनंद मोहन को जेल से बाहर किया। आनंद मोहन का अपराध क्या था ये सब लोग जानते हैं। जब आनंद मोहन की रिहाई हुई तब कांग्रेस ने कोई बड़ा मांग किया था कि उसकी रिहाई क्यों होगी, क्योंकि अगर आनंद मोहन रिहा हो सकते हैं, कल को शहाबुद्दीन अगर पीड़ित होते, क्या उनको भी सजा दे? देखिए, मैं इसमें जो कलर आप देना चाह रहे हैं उस कलर में नहीं पढ़ूंगी, मैं उस कलर में बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी। मैं अपराध का जिक्र इसलिए कर रही हूं क्योंकि जो सवाल आप उठा रहे हैं वो आप और प्रतिबद्धता से उठाइए। ये आंकड़े बताते हैं कि बिहार में क्या हो रहा है, और ये आंकड़े अपने आप में गवाही दे रहे हैं कि कितना सुरक्षित इस समय बिहार है, और किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर ने पूरी तरह से दम तोड़ दिया है।